मुल्जिम नारायण गोस्वामी, अदालत तुम्हें महावीर सिंह के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए जेर दफा 302 ताज़ीराते हिंद फांसी की सजा देती है। फांसी का ये फंदा क्या जाने कि जो गर्दन इसमें आ रही है वो गुनहगार की है या बेगुनाह की। कानून और इंसाफ के इतिहास में गुनहगार छूटे भी हैं और बेगुनाहों ने सजा भी पाई है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला इंसाफ करने की कोई मशीन नहीं, आदमी है। कहने को तो कानून की किताबें यही कहती हैं कि उसकी निगाह में हर आदमी बराबर है, मगर हकीकत ये नहीं है। वकील कानून की आंखों में अपनी जहानत की धूल झोंकते रहते हैं। किराए पर चलने वाली जबानें रिश्वत लेकर अदालत में झूठी गवाहियां देती रहती हैं। जान और आबरू का खौफ लोगों को अदालत के सामने झूठ बोलने पर मजबूर करता रहता है। और धीरे धीरे आटे, नमक और दाल के साथ कानून का सरकारी दाम भी इतना बढ़ गया है कि एक गरीब आदमी आज न राशन खरीद पाता है और न अदालतों में इंसाफ की सरकारी कीमत चुका पाता है। जिनके पास पैसा है वो अपने कातिलों को भी छुड़ा ले जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बेगुनाहों को भी नहीं छुड़ा पाते। फांसी चढ़ जाने के बाद अगर ये पता चले कि फांसी चढ़ने वाला बेगुनाह था, तब क्या होगा? Hi, Dad. How Vijay? How are you? Fine, thank you. Uncle? नमस्ते बेटा। वही 1000 वर्ष जियोगे तुम। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। जब से तुम सरकारी वकील बने हो, मुजरिमों ने जुर्म करने कम कर दिए हैं, क्योंकि तुम तो कोई मुकदमा हारते ही नहीं। थैंक यू जेंटलमैन। किसी प्रेस रिपोर्टर की जिंदगी में ऐसा मौका कभी कभी ही आता है कि 3 बड़ी हस्तियां एक साथ मिल जाए। बड़ी हस्तियां? एक ईमानदार डीआईजी, एक जबरदस्त सरकारी वकील और एक दामोदर सेठ जैसा ग्रेट बिजनेस टाइकून। बैठिए, लेकिन मेरी फोटो पेपर में मत छापिएगा। मैं प्रेस वालों से बहुत घबराता हूँ। हाँ, आपको प्रेस वालों से थोड़ा सा तो घबराना ही चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये कुछ जरा ज्यादा ही स्मार्ट हैं। ये रूलिंग पार्टीज को भी चंदा देते हैं और अपोजिशन पार्टीज को भी, ये सोच के कि डेमोक्रेसी का क्या भरोसा। ये बात गलत है मिस सपना। चंदों में लुटाने के लिए तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। करेक्ट। आप तो इधर उधर के कमाए हुए पैसों का अपने घोड़ों पर खर्च कर रहे हैं, जो डर भी जीतने वाला है। जुआ मैं नहीं खेलता। हाँ, घोड़े रखना मेरा शौक है। आई लव हॉर्सेस। आपका फोन। एक्सक्यूज मी। सपना बेटी, आज तुमने दामोदर की कुछ ज्यादा ही खिंचाई कर दी। देखिए अंकल, कोई भी आदमी ओवरनाइट करोड़पति तो बन नहीं जाता। ईमानदारी की जेब में छेद होता है। अच्छा भाई, हम चलते हैं। एक गेम बिलियर्ड का हो जाए। अरे भाई, बच्ची के लिए कुछ मंगाओ से। हाँ तो सरकारी वकील साहब, वो कालिया मर्डर केस के बारे में कुछ बात करें। जाने मन, जाने बहार, जाने जिगर, गुल गुलजार, सिर्फ मर्डर केसेस के बारे में बात करें या कुछ अपनी बात भी करें? अपनी बात कौन सी? वही जो हम दोनों को मिलकर सोचनी चाहिए, मगर अफसोस ये है कि मैं उसे सिर्फ अकेला ही सोचता रहता हूँ। क्या? लेकिन घोड़ा जख्मी कैसे हो गया? मालूम नहीं, अस्तबल से फोन आया है। मैं अभी आता हूँ। कैसे हुआ डॉक्टर? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इसने फोन किया, आकर देखा तो इसके पैर से खून निकल रहा था। मुझे नहीं लगता ये इस रेस में दौड़ सकेगा। इस रेस में या कभी नहीं? अब ये तो इसका जख्म ठीक होने के बाद मालूम हो सकेगा। आप लोग जानते हैं कि लोगों ने इस घोड़े पर लाखों रुपए लगाए हैं, और अगर ये रेस में नहीं दौड़ेगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। आखिर ये हो कैसे गया, जबकि एक आदमी 24 घंटे इसकी निगरानी पर रहता है? कौन आया था यहाँ? वही नहीं मालिक। ये घोड़ा जख्मी करने के लिए तुम्हें कितना पैसा दिया गया था? कुछ नहीं मालिक। बोल, बोल कितना पैसा दिया गया था? नहीं। बोल। कुछ नहीं मालिक। बोल कितना पैसा दिया? नहीं मालिक।
नहीं नहीं, बोल कितना पैसा दिए? मालिक, नहीं मालिक, बताता हूँ। मुझे 10,000 रुपया दिए गए थे इस घोड़े को बेकार करने के लिए। किसने दिए थे? सुखदेव के आदमियों ने। सुखदेव? सुखदेव का घोड़ा भी इस रेस में दौड़ रहा है? जी आप। उसे गोली मार दो। ओके सर। वो हरामजादा मेरा एक घोड़ा मार के ये समझता है कि 30 मार खां बन गया। अरे मैं ऐसे 100 घोड़े खरीद सकता हूं। उस हरामजादे को अगर सबक न सिखा दिया तो मेरा नाम सुखदेव नहीं। ये सुखदेव कौन है कि पिछले 6 महीने से जिसकी फाइल धूल खा रही है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? शायद आपको नहीं मालूम सर, उसके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। नॉनसेंस। मैं यही तो मालूम करना चाहता हूं कि उसके कौन से पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। आज से 2 साल पहले डीआईजी मिस्टर डिसूजा ने उसकी इंक्वायरी शुरू करवाई थी सर, और उनका ट्रांसफर बस्तर में हो गया था। ओह, तो ट्रांसफर के डर से आपने ये फाइल दबा रखी थी? सर लेकिन शट अप। ऐसा लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। क्या बात है सुरजीत? आज डीआईजी सुंदरनाथ के ऑफिस में सुखदेव के बारे में पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। सुखदेव के बारे में? क्यों? शायद उसकी पुरानी दबी हुई फाइल उनके हाथ लग गई है। ओह, फिर? डीआईजी साहब ने उसको गिरफ्तार करने खुद फैसला किया है। और तुम इसलिए परेशान हो कि दुश्मन होने के साथ साथ वो हमारे बहुत से राज भी जानता है। जानता तो है, क्योंकि दुश्मन होने से पहले वो हमारा पार्टनर था। बोल भी सकता है, खुद तो डूबेंगे सनम, यार को ले डूबेंगे। देखो, तुम एक काम करो, ये खबर सुखदेव तक पहुंचा दो और उसे इस हद तक डरा दो कि वो कुछ दिनों के लिए बंबई छोड़कर भाग जाए। नहीं, तुम ऐसा करो कि सुखदेव से जाकर कहो कि मैं उसे मिलना चाहता हूं। शायद वो नहीं आएगा। वो अपने घोड़े की मौत अभी तक भूला थोड़ी होगा। तुम सुखदेव से जाकर कहो कि दामोदर उससे मिलना चाहता है। वो आएगा। किस लिए बुलाया है? मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चले जाओ। पुलिस कभी भी तुम तक पहुंच सकती है। पुलिस को तो मैं अपनी जेब में रखता हूं दामोदर सेठ, और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि मेरी तरफ आंख उठा के देख सके। शायद तुम नहीं जानते कि मेरी आवाज भी तुम्हारी तरह दिल्ली तक पहुंचने लगी है। तुम समझते क्यों नहीं सुखदेव? डीआईजी सुरेंद्रनाथ बहुत सख्त आदमी है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? पुरानी दोस्ती का हक अदा कर रहा हूं। दोस्ती? उस वक्त तुम्हारी दोस्ती कहां चली गई थी जब तुम मेरे करोड़ों रुपए खा गए थे? दामोदर सेठ, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर मैं पकड़ा जाता तो जिंदगी भर जेल में सड़ता। और आज भी तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र है। अगर कहीं मैं पकड़ा गया तो तुम्हारे पुराने कच्चे चिट्ठे न खुल जाएं। अरे तुम तो इतने कमीने हो के
अगर तुम जानबूझकर कुएं में गिरना चाहती हो तो गिरो, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर तुमने किसी भी केस के सिलसिले में मेरा नाम लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। साहब, ट्रक लोड हो गया है। ये बता के गेट पे कौन है? कोई खास ऑफिसर नहीं है। ठीक है, ये गेट पास ले और ये रख गाड़ी के कागजात। फौरन निकल यहां से। ओके जल्दी। सर, क्या ले जा रहे हो इस ट्रक में? जसलॉक हॉस्पिटल का सामान है, कुछ दवाएं हैं, कुछ ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एक क्रेट खोल के दिखाओ। दिखाऊं? हाँ हाँ। क्या हुआ? पुलिस डीआईजी ने ट्रक पकड़ लिया है। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हाँ, घबराने की बात तो है सुखदेव, क्योंकि तुम्हारे ट्रक में जसलोक का सामान नहीं है। इसमें इतना गर्म होने की क्या बात है डीआईजी साहब? मैंने गलत परमिट दे दिया होगा। तो फिर सही परमिट कहाँ है? डीआईजी साहब, सही परमिट ट्रक में है, ड्राइवर की सीट के नीचे बैग में। 2.5 लाख रुपया उसे ले जाइए, ट्रक को जाने दीजिए। सरकारी माल चुराने और सरकारी अफसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे जा, बात तुम जैसा ऑफिसर आया चले गए। ले चलो मुझे, कल जमानत पे आ जाऊंगा और देख लूंगा एक एक को। मेरे परमिट के बगैर कोई ऑफिसर आज तक यहाँ नहीं टिक सका, समझे? अबे टिकने की बात तो दूसरी है, मैं देखूंगा कि कल तेरी जमानत होती कैसे। इसके ऑफिस की तलाशी लो और सील कर दो और बंद कर दो इसे। राइट सर, चलो। सुखदेव वालिया इस शहर की अजीम हस्ती और इज्जतदार आदमी है, योर ऑनर। इन्हें इस तरह मुजरिमों कटहरे में खड़ा करना सरकार को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं इनकी जमानत की दरख्वास्त पेश कर रहा हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल का कहना है कि सुखदेव वालिया एक इज्जतदार आदमी है। मैं भी यही कहता हूं योर ऑनर, इसलिए कि सुखदेव वालिया ने अपनी इज्जतदारी का सफर शुरू किया था एक कत्ल से। आज से 15 साल पहले सुखदेव वालिया खोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर था। एक दिन सुखदेव वालिया अपने ट्रक में किसी स्मगलर का माल भरकर दमन से बंबई आ रहा था और वो स्मगलर खुद अपनी गाड़ी में इनके आगे आगे चला रहा था। रास्ते में हाईवे पर मौका मिलते ही इन्होंने उस स्मगलर को जान से मार डाला और उसका सारा माल लेकर भाग गए। और मेरे फाजिल दोस्त ये कहते हैं कि ये एक इज्जतदार आदमी है। योर ऑनर, पिछले 15 सालों में इसी तरह से सुखदेव वालिया ने करोड़ों रुपए बनाए हैं इनकम टैक्स की रेड में।
फॉरेन एक्सचेंज की भारी रकम इनके घर से बरामद हुई है, क्योंकि ये एक इज्जतदार आदमी है। इसलिए 4 बार इनके ऊपर जान की धमकी देने का मुकदमा चल चुका है और वो चारों मुकदमे खारिज हो चुके हैं, इसलिए कि उस वक्त ये इज्जतदार आदमी जमानत में छूटा हुआ था और इसके डर से सब के सब गवाह भाग गए। बाद में वो चारों के चारों गवाह एक एक करके मुर्दा पाए गए, योर ऑनर, जिन्हें इस इज्जतदार आदमी ने जान से मारने की धमकी दी थी। अगर सुखदेव वालिया इज्जतदार आदमी है तो मैं जानना चाहूंगा खुद वकील सफाई क्या है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्ट करना तो पेशा बन गया जनाब। योर ऑनर, मुल्जिम को अगर जमानत दी गई तो मुल्जिम इस बार फिर से कानून के हाथों से फिसल जाने की कोशिश करेगा और इस बार सरकार को किसी भी कीमत पे सुखदेव वालिया को कानून के हाथों से निकल जाने का मौका नहीं देना चाहिए। गिरफ्तार किए जाने और मुकदमा चलाने से कोई आदमी बेइज्जत नहीं हो जाता। योर ऑनर, मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि श्री सुखदेव वालिया को जमानत पर छोड़ दिया जाए। मैं इनके लिए 10 लाख रुपए तक की जमानत का बंदोबस्त कर सकता हूं। काले धंधे वालों ने हिंदुस्तानी रुपयों की कीमत बहुत गिरा दी है ऑनर। अगर अदालत ने इस मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली तो रुपया तमाम शरीफ और इज्जतदार लोगों की नजरों से गिर जाएगा। सरकार को मुल्जिम से ज्यादा उस आदमी में दिलचस्पी है जो मुल्जिम को बचाने के लिए बड़े बड़े लोगों का तबादला करवा देता है, जो दिल्ली से टेलीफोन करवाता है। मुल्जिम सिर्फ दुश्मनों की तलवार है, योर ऑनर, और सरकार उस हाथ को काटना चाहती है जो तलवार चलाता है। और उस हाथ तक पहुंचने के लिए इस इज्जतदार आदमी का जेल में रहना बहुत ही जरूरी है, योर ऑनर। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ये अदालत मुल्जिम सुखदेव वालिया की जमानत की दरखास्त नामंजूर करती है। हेलो, एक बात बताओ, तुम हर रोज नई खबरों की तो इतनी ताजा कैसे लगती हो? क्या राज है तुम्हारी ताजगी का? मैं हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया के साफ और मुलायम कागज से मुंह साफ करती हूँ। क्या हुआ सुखदेव का? देखिए जाने मन, जिस रिपोर्टर को अपने अखबार के लिए खबरों की जरूरत होती है हमेशा टाइम पे आते हैं। ये कोर्ट बंद होने का वक्त है और आप सुखदेव की खबर लेने अभी आ रही हैं। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सुखदेव की जमानत हो गई। इम्पॉसिबल। सरकारी वकील तुम हो और एक पेशेवर मुजरिम की जमानत हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में? अरे इसी कॉन्फिडेंस पर तो हम मर मिटे हैं आप पर। अच्छा? हाँ, आज के अखबारों में तुम्हारे डैडी के काफी चर्चे हैं। उन्होंने तो सुखदेव को गिरफ्तार करके कमाल ही कर दिया, लेकिन तुम उसे छोड़ना नहीं है। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मुझे तो उसके और कई रैकेट्स के बारे में भी पता चल गया है। देखो देखो देखो, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, बस्ती बस्ती भूल जाओ। क्या ग्रैंड मदर की तरह बात करते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूं मैं फिर। अपना ख्याल रखना। ओके ओके। ओए सपना भैन जी। ओए अरे जोगिंदर, तुम अभी तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो? लो जी, ऐसे जन्म जन्म का चक्कर है। लगता है अगला जन्म भी मुझे इस कोर्ट के कोर्ट यार्ड में लेना पड़ेगा। इस जन्म में मेरे केस का फैसला नहीं होगा। ले दे के आहूं। सपना जी, अभी अभी आप सरकारी वकील साहब से बड़ी घुल मिलकर बातें कर रही थी। आप जरा मेरी उनसे सिफारिश करवा दीजिए ना कि वो जज साहब से मिलकर मेरे केस का फैसला करवा दें। कुछ ले दे के आहूं। देखो जोगिंदर, विजय से कभी लेने देने की बात मत करना, नहीं तो उम्र कैद करवा देगा। उम्र कैद? वो तो उम्र के साथ साथ चलती है। लेकिन तुमने वो एक्सीडेंट किया कैसे? क्या पीकर ट्रक चला रहे थे? ओ जी, पीना तो मैंने उस एक्सीडेंट के बाद चालू किया है। पिया हुआ तो वो था वो जो मेरे ट्रक के नीचे आ गया। मैं उसको जी टाटा मेमोरियल अस्पताल ले गया। टाटा वालों ने कहा
आपकी मेमोरी खराब हो गई है, ये पुलिस केस है। मैं उसको पुलिस स्टेशन ले गया, उन लोगों ने कहा ये इस इलाके का केस नहीं है। मैं उसको दूसरे पुलिस स्टेशन ले गया, उन लोगों ने कहा इस इलाके का केस नहीं है। वो जनाब मरने वाला दुनिया का इलाका छोड़कर ऊपर के इलाके में चला गया और जालिम मुझको जिंदा तरगोर कर गया। वो जिंदगी भर की कैद भुगतने के लिए छोड़ गया जानकी दास वकील की जेब के अंदर। वकील की जेब के अंदर? ओ जी 3 ट्रक सीगे, 2 ट्रक बिक गए, तीजा खड़ा हॉर्न बजा रहा है मुझको भी भेज दो। ओ जी पाली हिल का फ्लैट बिक गया और मैं कोलीवाड़ा की छोटी जी खोली में रह रहा और मछली दे काटे खा रहा और मुझको मुर्गा बनाकर ओ जानकी दास वकील खुद मुर्गे खा रहा। ओ जगी, ओए कौन है? ओ जगी। आ गया यमदूत दा पुत्र, हुण पैसे मांगेगा। अरे जोगिंदर सिंह यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो सब कुछ करना है जी। अगर यही सब कुछ करना है तो मेरी फीस लाए हो, 5 तारीख पड़ी है। लाया हूँ जी। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर कहाँ करूँ? अरे मेरे ऑफिस में, दफ्तर में। समझ गया, दफ्तर में, ऑफिस में आओ। चलो, सपना जी सरकारी वकील से आओ।